हिंदुस्तान वो सरजमी है जो देश के गद्दारों के मंसूबों को कंगाल कर दे। आज कुछ घुसपैठिए भारत से अपील करना चाहते हैं कि भारत फिर से बांग्लादेश को बंगाल कर दे। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका अब जीतेंगे पर। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, 1000 बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर हथियार, छुरा, बांस, डंडी, लाठी, चाकू, बंदूक, हर चीज लेकर भारत के बॉर्डर में इन्फिल्ट्रेट कर गए। बहुत अच्छे से आर्टिकल को देखना, क्योंकि आपको बांग्लादेश की हकीकत तो दिखाऊंगा ही, एक बात और बताऊंगा कि 55 साल बाद कैसे आज पाकिस्तान ने अपना फन उठाया है, किस तरह से वो बंगाल की खाड़ी में फिर से वही मंजर अपना रहा है जो 1971 में अपनाया था। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखिएगा मेरे प्यारे भाई, मैं आपके सामने आर्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूं। बीएसएफ थॉट्स बांग्लादेशी बिड टू री एंटर इंडिया थ्रू अनफेंस्ड मालदा बॉर्डर स्ट्रेच। 1000 बांग्लादेशी घुसपैठिए, 1, 2, 10, 5 नहीं, और ये वही स्ट्रेच है जहां पर भारत और बांग्लादेश के बीच मेरे भाई आज भी थोड़ी सी जगह है जो रह गई है, जिसमें तार नहीं लगे हुए, फेंसिंग नहीं लगी हुई है। यहीं से 1000 लोग भारत में घुसते हैं, झड़प होती है बीएसएफ के साथ, और तब और वहां बीजीबी का कोई जवान नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है? यह सीधा सधा सधाया मंसूबा है कि किस तरीके से भारत में घुसपैठ करनी है, वापस जाना है। इन 1000 में से लगभग 80 लोग वो थे जो इसी एसआईआर के दौरान भगाए गए हैं बंगाल से। वे लेकर आए हैं गिरोह बनाकर। मैंने आपको कहा था ना कि सुअरों का झुंड एक बार जाता है तो वापस जरूर मुड़ता है। आपने अगर पिक्चर देखी होगी तो ध्यान से देखना, मिशन कश्मीर, उसमें कहते हैं कि वो एक बार फिर से लौटते हैं, यह इनकी पहचान है। मैं आपको एक एक धागा खोलूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। बीएसएफ ने इनके इतने लठ बजाए हैं कि इनको वापस, और तुरंत बीजीबी आ गई, तब तक नहीं थी जब तक घुस रहे थे, तुरंत बीजीबी आ गई और ये मीडिएशन कराया जाता है। ध्यान रखिएगा। अब मेरे प्यारे भाई, ये क्यों मिर्ची लगी है मैं आपको बता देता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है। यहां बगल में कुछ लोग आपको देख रहे होंगे, मसाले लेकर पूरे बांग्लादेश की सड़कों पर पटा हुआ है हिंदू सनातनी बांग्लादेश का, पूरे बांग्लादेश की सड़कों पर ये मसाल लेकर चल रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वहां भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर बनाए जा रहे थे, बड़ी मूर्तियां बनाई जा रही थी, और उसका खंडन कर दिया है, उन मूर्तियों पर रोक लगा दी गई है। और कुछ दृश्य तो ऐसे हैं जो सनातनी होने के नाते आप सहन नहीं करेंगे। यानी भगवान राम के चेहरे पर जूते, चप्पल, ये सब लगाकर वहां भगवान के, ईश्वर की निंदा की गई है। और इस बात से खफा होकर बांग्लादेश में रह रहे हिंदू सनातनियों ने वहां पर रैली निकाली और बांग्लादेश की गवर्नमेंट को अल्टीमेटम भी दिया है। आप कहते हो ना कि सर इन वीडियो से क्या फायदा होता है? आपको पता है 1000 लोग भारत के खिलाफ नरेटिव में वीडियो बना रहे हैं। अगर भारत में सनातनी भारत वर्ष के लिए, अपने राष्ट्र के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे तो यह जागरूकता नहीं आएगी जो आज बांग्लादेश की सड़कों पर आपको दिखती है। हम अपने लिए लड़ नहीं पाएंगे, ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। और देखिए, इसके बारे में भी आपसे विस्तार से भी बात करूंगा। और एक ये चीज और देख लीजिए, चाइना के द्वारा दी गई सबमरीन। हमने 1971 में एक देश की ऐसी खाल उधेड़ी थी कि वो काट दिया था, आधा उधर आधा इधर। और तब जब उनका सरेंडर कराया था, उनकी वर्दियां यहीं टंगवा दी थी, केवल दो रोटी पर सब्जी रखकर भेजा था यहां से। किसको? सुपर पावर पाकिस्तान को। समझ गए? 2 रोटी पर सब्जी नहीं थी, मैं भूल गया, सॉरी, आम मिर्च का अचार था, और उसको लेकर वो यहां से पैदल पाकिस्तान भेजे गए थे। तब से पैसा जोड़कर इतना पैसा नहीं बना पाए कि कपड़ा खरीद सके। लेकिन आज 55 बरस बाद चाइना ने इनकी सहायता की, सबमरीन दी, और आज बंगाल की खाड़ी में भारत का जितना भी ईस्टर्न कोस्ट है उसके सर्विलेंस में पाकिस्तान सबमरीन छोड़ चुका है। वहां सबमरीन चल रही है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे चल रही है, देखिएगा। अब विस्तार से आपको बताता हूं। ये देखिए, ये सारे के सारे घुसपैठिए हैं, इन सब पर हथियार है, और ये वही इलाका है जहां भारत की फेंसिंग नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठिए बांग्लादेश में घुस रहे हैं, ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। बांग्लादेशी घुसपैठिए इधर बंगाल में घुसने की कोशिश कर रहा है, वो भी कब? जब भारत के प्रधानमंत्री बंगाल के दौरे पर हैं तब। क्योंकि वहां कुछ दंगा होना चाहिए, वहां कुछ ऐसा लगना चाहिए कि यहां गड़बड़ हो रहा है, इसको इंसर्जेंसी होनी चाहिए। लेकिन कोई मंसूबा काम नहीं आ रहा, तो डबल फ्रस्ट्रेशन हो रही है। देखिए यहां पर, आर्म्ड बांग्लादेशीज गैदर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, बीएसएफ ब्लॉक्स 100 नियर अनफेंस्ड बॉर्डर एमिड फोर्स सिक्योरिटी कंसर्न इन सुखदेवपुर सेक्टर। यहां से घुसे क्योंकि यहां पर तार नहीं लगे। वो ये चाहते ही नहीं है कि तार लगे, तार लग जाएगा तो सारे मंसूबे धरे रह जाएंगे, फिर कैसे घुसेंगे? प्रॉब्लम यह है। यहां देखिए, कैओस इन ढाका, हिंदूज होल्ड मैसिव प्रोटेस्ट एंड रेज, नारे लगे हैं जय श्री राम। बांग्लादेश की सड़कों पर, बांग्लादेश के अंदर सनातनी हिंदू नारे लगा रहा है जय श्री राम। आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भारत के सम्मान में हमारे ईश्वर जय श्री राम लिखकर एक बार हमारे ईश्वर के लिए चरण बंदन जरूर करना प्लीज। यहां देखिए, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। ये वही बंदे हैं जो बांग्लादेश में भारत जो हिंदू हैं वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये मंदिर यहां बन रहा है, यानी ये कहां बन रहा है? नॉर्थ बांग्लादेश में ये मंदिर बन रहा है। और ये मंदिर देखिए ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहां देखिए ना, 81 फीट की मूर्ति, अगर ये बनती है, पूरी कंप्लीट हो जाती तो अब तक की भगवान श्री राम की सबसे बड़ी मूर्ति होगी।
तो वहां के लोगों ने कहा कि यह तो इस्लाम के लिए खतरा है, यह बांग्लादेश की कम्युनिटी के लिए खतरा है। क्या भगवान श्री राम किसी के लिए खतरा हो सकते हैं क्या? आप बताइए कमेंट सेक्शन में। आपसे कुछ क्वेश्चन तो पूछूंगा मैं, जवाब दीजिए करिए। आपसे एक कमेंट चाहूंगा। माय डियर, 80% ये मूर्ति जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी, अब इस पर होल्ड लगा दिया है और उसी के एवज में वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये बांग्लादेश के इस इलाके में बन रही है, यानी नॉर्थ बांग्लादेश में ये बन रही है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर आप देख लीजिए कि भारत को किस किस फ्रंट से रोका जा रहा है। अब पाकिस्तान की बताता हूं आपको, 55 साल बाद कहां उसने अपना फन उठाया है। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, ये है बे ऑफ बंगाल। आपको दिख रहा होगा मैप में, समझिए ये बे ऑफ बंगाल। कुछ हमारे बुद्धिजीवी कह रहे थे अरे क्या मतलब है, इतना बड़ा भारत पड़ा हुआ है, वहां जाकर अंडमान निकोबार में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ना जाने क्या करती है गवर्नमेंट। अभी समझ में आएगा। अगर आप जियो पॉलिटिक्स पढ़ते होंगे तो आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो अब समझाऊंगा कि क्या सेंस है उस चीज का। देखिए यह है अंडमान एंड निकोबार, यहां पर 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा एरिया रहता है, जहां तक भारत का बॉर्डर लगा है। यहां पहले ईस्ट पाकिस्तान था, यह वेस्ट पाकिस्तान है। जब 1971 में हमने इसको आजाद करा दिया तो यह बन गया बांग्लादेश। यहां बांग्लादेश की पनडुब्बियां यानी सबमरीन्स घूम सकती थी, लेकिन आपने देखा होगा फिर से हवा पलट रही है। ये फिर से उन्हीं के पास गए हैं जिन्होंने इनको मारा था, और आज पाकिस्तान इन्हीं की सहायता लेकर, चीन से पैसा लेकर, क्योंकि अपने पास तो कुछ है नहीं, अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, सिर्फ एक ही चीज है, वो है आतंकवादी। समझ गए? यहां देखिए दोस्तों, अब इसकी हेल्प से और चाइना से पैसे लेके यहां इसकी सबमरीन्स आ चुकी हैं जो चाइना ने दी हैं। यानी भारत के इस कोस्ट पर हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, यहां पर सर्वेलेंस चल रहा है। पहले जब हमने बांग्लादेश अलग कर दिया था तो पाकिस्तान कहां तक रह गया था, देखिएगा सिर्फ यहीं तक रह गया था। यहां इसका पोर्ट है, आप जानते हैं, ग्वादार पोर्ट, और ग्वादार पोर्ट से केवल इसका एक्सेस था अरबियन सी तक, उसके अलावा कहीं नहीं। ये दोबारा से यहां आ गया है, कंसर्न है भारत के लिए, और ये भारत को 3 महीने पहले पता था। क्यों? क्योंकि इनका बाप बैठा है ना बगल में। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट डेंजरस इंटेलिजेंस इन द वर्ल्ड। सल्यूट करिए मेरे दोस्त, मैं इधर से सल्यूट करता हूं, आप उधर से सल्यूट करिए कि 82 इयर्स की एज में एक नौजवान 16 साल का आदमी आज भी घूम रहा है देश की रक्षा के लिए। आपके अंदर अगर देश प्रेम का उन्माद नहीं है तो आप समझिए कि अपने राष्ट्र के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो आप। कहते हैं ना कि दुश्मन कितनी भी संख्या में हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास देश प्रेम का उन्माद है तो युद्ध का फैसला फिर उस देशभक्ति से होता है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इनका ये बैठा हुआ है सरदार यहां पर, ये एक भी पनडुब्बी यहां कुछ काम कर नहीं पाएगी, सारी फेल होंगी। इसीलिए भारत ने तुरंत इनकी रिकमेंडेशन पर अंडमान निकोबार में अपना प्रोजेक्ट शुरू किया, और हमारी ट्राई कमांड यहीं पर है, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी तीनों यहां पर। और उससे भी बड़ा एक रीजन, क्योंकि चीन यहां से घुसपैठ करेगा, इसको मलक्का की खाड़ी कहते हैं, स्टेट ऑफ मलक्का। यहां पर भारत 100 किलोमीटर दूर है स्टेट ऑफ मलक्का से, गिरेबान पकड़कर सांस बंद कर देंगे चीन की। कब? जब इस जगह को अपनी को लेंगे और यहां होकर सीपैक जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और जब चाइना यहां चूं करता है कि इसको मत छेड़ो तो हम तुझे छोड़ेंगे ही नहीं, तू तो छेड़ने की बात कर रहा है। दोनों तरफ से मारा जाता। ध्यान रखना मेरे दोस्त, जब परिस्थितियां आपके हक में आती हैं तो जहर उगलने वाले दुश्मन को भी आप दबा सकते हो। चीन वही ड्रैगन है जो आग फेंकता है। आज आपके पास अगर अंडमान निकोबार की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आपको अगर अपना इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के जम्मू कश्मीर में लेना है, तो फिर आपको ये दोनों पॉइंट चौक करने होंगे, और यही स्ट्रेटेजी पर भारत का एनएसए काम कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सल्यूट टू द जेंटलमैन माय डियर, दैट इज द प्राइड ऑफ द नेशन। आओ कमिंग नेक्स्ट। अब लोग कहेंगे सर पाकिस्तान ने अपनी सबमरीन छोड़ दी, आप कह रहे हो भारत इतना ताकतवर हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ भारत भी तैयारी कर रहा है क्या? भूत के पैर पालने में दिख जाते हैं माय डियर। भारत उन हल्के लोगों में से नहीं है जो अपने खतरे को भांप ना पाए। देखिए ना एक बार, इंडियन नेवी कमीशनड 3 इंडिजीनियसली बिल्ट वॉरशिप, द्रोणागिरी, संशोधक एंड अग्रह, ये तीनों इंडक्ट कर दिए हमने इंडियन नेवी में। पाकिस्तान इधर अगर उसको बाथरूम भी आ रही है ना तो वो उस तरफ करने जा रहा है। किस तरफ? वो जो उधर अफगानिस्तान की तरफ बॉर्डर है, समझ गए? इधर नहीं आता है डर की वजह से कि कहीं भारत की नेवी ना देख ले, सफाया ही कर दे। देखिए मेरे दोस्त, 4 यहां पर मैं आपको बता देता हूं, समुद्रगिरी भी है, तो 4 बड़े वॉरशिप हमने अभी अभी इंडक्ट किए तुरंत। और ये इनमें कुछ सर्वेलेंस व्हीकल हैं, कुछ अंडर वाटर हंटर्स हैं, यानी जो सबमरीन चाइना से लेके आया ना पाकिस्तान, वो समझ रहा है मेरे ही पास है। अबे तेरे पास सबमरीन है, हमने उसको मारने के रास्ते भी तैयार कर दिए, सबमरीन तो हमारे पास है ही, समझ गए? तो यहां पर दोस्तों कुछ अंडर वाटर हंटर्स हैं, कुछ सर्वेलेंस वाले हैं, और कुछ हैं हमारे किसके, जो पेट्रोलिंग वेसल हैं, पेट्रोलिंग करेंगे। जैसे हमारे जहाजों पर आक्रमण हो गया, लोग मारे गए ना, अब नहीं मारे जाएंगे। पेट्रोलिंग वेसल्स भी हमने इंडक्ट किए हैं, ध्यान रखिएगा। ये नेवी का बर्चों से दिखा रहा हूं मैं आपको, द्रोणागिरी, संशोधक, अग्रह और मलवान, समझ गए? ये भारत की नेवी में। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। देखिए, एडवांस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रैगेट है, इससे आप अटैक करिए धड़ाधड़। यहां देखिए सर्वे वेसल है, ये पेट्रोलिंग करेगा, सर्वे करेगा कि कहां पर दुश्मन गंदी निगाह से देख रहा है,
तुरंत दबोच दो खड़े होने से पहले ही। ये देखिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। शैलो वाटर समझते हो आप, यानी जो पानी के अंदर चल रही है, उस सतह पर छोटी सी दिख रही है, जो मैंने आपको दिखाई थी। ऐसी पनडुब्बी को कैसे ढूंढना है जो दिख नहीं रही है, उसको यह मारेगा। करेक्ट है, ये भारत की नेवी की पावर दिखा रहा हूं। अब आपको एक चीज और बताता हूं, अभी भारत और बांग्लादेश में कुछ बात हो रही थी, पता है किसकी? तीस्ता रिवर के ऊपर। आपको पता है, कमेंट सेक्शन में एक चीज बताना, हमारे देश से गंगा मैया बहती है, और गंगा मैया बहते बहते कहां जाती है? सुंदरबन डेल्टा से होकर अपने बंगाल से होकर बांग्लादेश में होते हुए गिर जाती है कहां? बंगाल की खाड़ी में। मुझे बताना गंगा मां का नाम बांग्लादेश में क्या है, और उस ऊपर से जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है मानसरोवर से, तो ब्रह्मपुत्र जो नदी आती है उसका नाम बांग्लादेश में क्या है? दोनों नदियों का मुझे नाम बताना। आपसे कमेंट, देखो आपको थोड़ा बहुत याद भी रहना चाहिए ना, जिससे आप कनेक्ट कर पाओ, मैं कल को कोई नाम बदल कर बोलूं तो। बताइए गंगा को, तो ध्यान रखना गंगा मैया जो बहते हुए आती है, ऐसे ही तीस्ता नदी बांग्लादेश में होकर जाती है, हमारे होकर भी जाती है। तो उस पर एक प्रोजेक्ट था, उस पर विचार कर रहा था बांग्लादेश के तीस्ता रिवर का पानी हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा। भारत ने वो अभी कैंसिल कर दिया, वो ट्रीटी अभी कैंसिल हो गई है। तो वो चीन के पास गया था कि चीन से खुलवाऊंगा मैं इस सिस्टम को, और चीन ने क्या किया? बांग्लादेश के झापड़ मारा, झापड़, कि तेरे चक्कर में। वो झापड़ ऐसे ही मार दिया होगा क्या? डायरेक्ट नहीं। उसके पीछे कौन है? उसके पीछे एक ही आदमी है मेरे प्यारे भाई, फिर लौट कर एक ही आदमी आएगा। क्यों? क्योंकि जो वांग ही है ना चाइना का, उसको बुलाया, उसको बुलाकर पहले फोन से बात की, अब वो मिलने आ रहा है, 2 दिन की मीटिंग चलेगी। उसको ये कहा है, बांग्लादेश को पूरे विश्व में कांग्लादेश कहते हैं। क्या कांग्लादेश के ऊपर आप भारत जैसी मार्केट से लड़ाई कर लोगे क्या? नहीं, आपसे पूछता हूं भाई साहब, वांगी के होश उड़ गए कि बात तो ये ठीक कह रहा है। जिस आदमी पर 10 रुपए नहीं है सामान खरीदने के लिए, मैं उसके चक्कर में 10 अरब के आदमी से लड़ाई ले लूं क्या? झापड़ मार के भगा दिया। ये काउंसलिंग स्किल्स हैं किसकी? एनएसए डोभाल साहब की। आपको समझा रहा हूं इसीलिए मेरे प्यारे भाई, एक बार देखते चलना। जैसे ही इसने चीन के पास गया, चीन ने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं देना है। अब आपको बताता हूं, देखिए ये चाइना अनलाइकली टू फाइनेंस बांग्लादेश तीस्ता मास्टर प्लान, मना कर दिया। नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, मैं आपके तीस्ता प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं करूंगा। हम आपके चक्कर में भारत से लड़ाई थोड़ी लेंगे, क्योंकि भारत भले ही चीन का कितना भी सामान खरीद रहा है, कुछ भी आ रहा है, भारतीय इमोशनल होता है। अगर बात जब अपनी मातृभूमि की आएगी तो हर बंदा भूखा रह लेगा, जैसे लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर रहा था कि हमने व्रत किया था और अमेरिका से अनाज लेना बंद कर दिया था। ऐसे ही भारत पर आज इमोशन पर बात आएगी तो हर भारतवासी चीन के सामान को नेग्लेक्ट कर देगा, भूखा मर जाएगा। 150 करोड़ की जनता है भारत के अंदर, 1-2 आदमी नहीं है, इतना बड़ा मार्केट है इंडिया। तो अपनी पावर, अपनी जनसंख्या, अपनी पावर है, कमजोरी नहीं। ध्यान रखना मेरे भाई, चीन ने यह देखते हुए मना कर दिया बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश की हवा टाइट है कि भारत से तो पहले लड़ लिया हूं, चीन ने मना कर दिया, तो अब कहां जा रहा है? मालदीव्स जा रहा है। ठीक है, मालदीव जा रहा है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अब चीन का आदमी इनसे मिलने के लिए आ रहा है, तो पहले ही दिक्कत है उसको कि अब उनको लग रहा है कि डोभाल साहब चीन में घुस गए। लग नहीं रहा है, बहुत पहले घुस गए प्यारे भाई, और घुसना जरूरी है तुम्हारे लिए। और अगला डर यह है, अभी आपने एक खबर देखी क्या? मैं नेशनल न्यूज में कवर करता, लेकिन यही बता देता हूं आपको कि राम मंदिर से 200 करोड़ का चंदा चोरी हो गया। अब सारे लोग सरकार को घेर रहे, योगी आदित्यनाथ को घेर रहे कि ये क्या हो गया, भगवान श्री राम के घर से चोरी हो गई, तुम क्या कर रहे हो? अब प्रॉब्लम ये हो गई कि उसमें एक ऐसे आदमी का नाम आ गया जिसका नाम था टिन्नू यादव, और उस आदमी का और उसके पूरे परिवार का, रिश्तेदारों का, सबका लेना देना है समाजवादी पार्टी से। तो तुरंत अखिलेश यादव जी का कल ही बयान आया है कि भगवान राम के यहां से चंदा चोरी हुआ है, यह बड़ी बेइज्जती की बात हो जाएगी। अगर आप जांच कराएंगे तो आप मंदिर के लाइट बंद कर दीजिए, अंधेरा कर दीजिए, जिसने चोरी करी होगी वो चुपचाप रख जाएगा। दुरंगी चाल दुनिया की कठिनता से गुजारा है, अगर बोलो तो बकवादी, ना बोलो तो गुमानी है। अगर बोलते हैं तो कहते हैं ये बकवास करता है, और ना बोले तो कहते हैं इसको बहुत घमंड है, ये बोलता ही नहीं है। 2 सेंटेंस 1 मिनट के अंदर मेरे दोस्त। पहले कहा कि जांच करके उसको घपलेबाज को पकड़ना चाहिए और बताना चाहिए क्या होगा, और जैसे ही नाम अपनी साइड आ गया तो तुरंत कहा जांच करके भगवान राम की बेइज्जती ना कीजिए, मंदिर के लाइट बंद कर दीजिए, और वो जो चोरी करके गया वो अपने आप रख जाएगा। अभी आपको विस्तार से समझा दूंगा इसके बारे में, बस मैं आपको एक खबर देना चाहता था कि इस आदमी का जो मॉडल है वो पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। ये जैसे कहते हैं ना कि शेर के बच्चे को शिकार करना नहीं सिखाया जाता, समझे मेरे प्यारे भाई, वैसे ही कुछ लोगों के खून में होता है शासन करना। उनको पता है कि जनता को कैसे बचाना है, सिक्योरिटी देनी है, और माफियाओं को कैसे निपटाना है, समझ गए? अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं। यहां देखिए, पीएम शाह सेज नेपाल हैज एविडेंस ऑन काला पानी एंड लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा, ये तीनों डिस्प्यूटेड रीजन बना दिया नेपाल ने, और इसके ऊपर एक गलत बयान भी दे दिया था नेपाल के प्रधानमंत्री साहब ने। अब वो कह रहे हैं कि हम भारत के साथ बातचीत करके ये मसला सॉल्व करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं, नेपाल से बड़े भाईचारे वाले संबंध, और सदियों पुराने संबंध है, आज का थोड़ी है। सीता मैया नेपाल से थी, इसीलिए तो रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। ये तो बेटी का रिश्ता हो गया, रोटी का रिश्ता क्या है? रोटी का रिश्ता यह है कि लाखों की संख्या में नेपाली भाई बहन भारत में नौकरी करते हैं, ये रोटी का रिश्ता है।
इसीलिए इसको रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं। और तो हमारी सदियों की परंपरा, इसको तोड़िए मत, आइए बात करिए, मिलिए, भाईचारे से रहिए, छोटा मोटा में कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो नेपाल से हम संभाल लेंगे। प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं क्या बता रहा हूं, पाकिस्तान, ये देखिए पंजाब बॉर्डर पर 27 किलो हेरोइन, यानी पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर सक्रिय किया हुआ है। बांग्लादेश में उसने अपना हाफिज सईद उतारा हुआ है, लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद, मसूद अजहर। और यहां पर नेपाल को भी वो रेडी करना चाहता है कि ये भी भारत के खिलाफ हो जाए। तो तीनों पड़ोसी तीन तरफ से भारत को घेर लेंगे और चीन घेर लेगा इंडियन ओशियन में से, सागर में से, और भारत तो कांपेगा। समुद्र मंथन का नाम सुना है तुमने, आसिम मुनीर? समुद्र मंथन का नाम सुनना, तुम ध्यान रखना, जब शेष नाग निकलता है तो उसका जहर दुनिया में कोई नहीं झेल पाता सिवाय महादेव के। ये महादेव की धरती है। तुम जैसे जितने हजारों भी आ जाएंगे ना, एक चुटकी बजाने में उड़ते हैं, ये महादेव की धरती है, ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। इंडियन, देखिए एक चीज और बता देता हूं, हमने रूस से तेल लेना बढ़ा दिया है। मैं इंटरनेशनल आर्टिकल में विस्तार से डिस्कस करूंगा, लेकिन हमने रूस से अपने तेल का आयात और बढ़ा दिया है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, उस प्रॉब्लम को मैं अगले आर्टिकल में आपसे डिस्कस करूंगा, और वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं बता देता हूं कि हमने अपने इंपोर्ट रूस से और बढ़ा दिए हैं, ये आपको जानना जरूरी है। रशिया यूक्रेन अटेम्प्टेड टू स्ट्राइक रिमोट ट्यूमेन रीजन फॉर फर्स्ट टाइम सिंस बिगिनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आपको बता देता हूं कि भारत बहुत बड़े पैमाने पर तेल नहीं निर्यात करता है। रशिया जो है वो तेल के सबसे बड़े सप्लायरों में से एक है, सबसे बड़े सप्लायरों में से रशिया, और हम रशिया से सबसे ज्यादा तेल ले रहे हैं इस समय, तो लगभग 45%। लेकिन रशिया के अंदर ही पेट्रोल की कमी हो गई है। आप देखिए भारत के अंदर इतनी कमी नहीं है पेट्रोल की, जबकि हमारे यहां तेल नहीं है, लेकिन रशिया सबसे बड़ा सप्लायरों में से एक है, फिर भी उसके यहां पेट्रोल की कमी हो गई। जानते हो क्या है? क्योंकि अब व्लादिमीर पुतिन को यह पता चल चुका है कि मैं यूक्रेन के जेलेंस्की जैसे टुच्चे से नहीं लड़ रहा हूं, मैं पूरी दुनिया से लड़ रहा हूं, जो दुनिया इसको सपोर्ट कर रही है इस टाइम पर, ये वो जानता है। और उसने यह भी कह दिया था कि हम अनकन्वेंशनल जो है वेपन्स का यूज भी करेंगे, यानी हम न्यूक्लियर भी यूज कर सकते हैं। और उसके बावजूद 2-2 हजार ड्रोन हमला कर रहे हैं क्रीनिया पर, मॉस्को पर, सेंट पीटर्सबर्ग पर, रशिया के अंदर। यानी मामला अब बढ़ने वाला है, ध्यान रखना मेरे दोस्त, क्योंकि हर आदमी की एक क्षमता होती है सहन करने की, और पुतिन की भी एक क्षमता है, वो न्यूक्लियर लेस है, तो हो सकता है यह थर्ड वर्ल्ड वॉर को जन्म दे जाए। हर सरकमस्टांस के लिए आप तैयार रहना, ये मैं आपको अभी से समझा रहा हूं। और यह दिक्कत क्यों है? क्योंकि यह दिक्कत यूं है, हमसे यूक्रेन पैक्ट चाह रहा था डिफेंस, हमने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हम रशिया के मित्र हैं। अब आपको एक साइड में रहना पड़ेगा, दोनों तरफ की नहीं बजा सकते हैं। अब जब यह प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम की वजह से उनको पता है कि भारत को इस समय अगर किसी युद्ध में इन्वॉल्व ना किया गया, भारत की इकोनॉमी को ना गिराया गया, तो अमेरिका भी डूबेगा, चीन भी डूबेगा, और एक ही शक्ति रह जाएगी, वो है भारतवर्ष। वे जानते हैं अगले 20 से 25 साल में सारी कहानी चेंज हो जाएगी, जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्मा बनाकर ये आगे चल रहे हैं। और यही डर खा रहा है हर शक्ति को। इसलिए कहीं से भी घूम के, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, गल्फ हो, चाहे हो रशिया, यूक्रेन, कहीं से भी करके कुछ ऐसा करवाओ जिससे भारत यानी हिंदुस्तान भी युद्ध में शामिल हो जाए और इसकी इकोनॉमी पिछले 10 साल तक चली जाए। समझिए, ये जियोपॉलिटिक डॉट्स आपको करेक्ट करने होंगे मेरे प्यारे भाई, तभी आपको समझ में आएगा। फिर मिलता हूं आपसे एक और इंटरनेशनल आर्टिकल्स में नई खबरों के साथ। आप जुड़े रहिए आप जीतेंगे को सब्सक्राइब करके, आपको कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, मेरा वादा है। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।